आज की वीडियो में हम करेंगे पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र एवं मूल्यांकन यानी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, जो कि एक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है आपका। और इसमें मैं यूनिट 1, 2, 3 करा चुकी हूँ सीरीज़ से। तो अब हम करेंगे इकाई 4 यानी कि यूनिट 4, जिसका नाम है मूल्यांकन तथा आकलन, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों ही शब्दों से आप परिचित होंगे, पहले से भी आप जानते होंगे इन शब्दों को। और अभी जो स्कीम चल रही है रिसेंट भी यदि बात की जाए तो जो सीबीएसई है वो असेसमेंट के तौर पर ही बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट करा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा डायरेक्टली, असेसमेंट के बेस पर बच्चों को पास कर दिया जाएगा, बेसिकली जो 8th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको। तो यहाँ पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इन दोनों के बीच में अंतर और क्या क्या चीज़ें हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट यानी कि मापन। तो मापन क्या होता है? मापन मात्रात्मक रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब मापन शब्द से ही पता चलता है कि किसी चीज़ को मापना। यहाँ पर हम मात्राओं में या क्वांटिटी में जो है वो बात करेंगे। जैसे कि आप कह सकते हो 10 में से 8 अंक, किसी के 10 में से 8 अंक आए हैं तो हमने मेज़रमेंट किया। या हम कह सकते हैं 50% नंबर आए हैं, तो ये भी मेज़रमेंट ही एक उदाहरण हुआ। अब आगे देखिए आप, अगला है आपका मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। तो ये क्या होता है कि योग्यता के विभिन्न गुणात्मक पक्षों के विषय में सूचना एकत्र करना। इसमें क्या है? गुणात्मक पक्षों यानी क्वालिटी के जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और मात्रा व गुणात्मक दोनों। इसमें क्या होता है? इवैल्यूएशन में मात्रात्मक भी होता है, यानी हम नंबर वाइज भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, और गुणात्मक यानी ग्रेड सिस्टम के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर ये व्यापक अर्थ होता है मूल्यांकन का, मापन से ज़्यादा व्यापक है मूल्यांकन। सुधार लाने की दिशा में ये सहायक होता है मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम्स को भी देखा जाता है कि क्यों बच्चा जो है पीछे रहा, या जो मेज़रमेंट हुआ वो कम क्यों आया, क्यों नंबर कम आए, रीज़न क्या था। इसमें जो सीरीज़ होती है वो ऐसे होती है कि सबसे पहले परीक्षा होगी, फिर मापन होगा, फिर मूल्यांकन होगा, और इसमें गुणात्मक व्याख्या भी साथ ही साथ होगी। तो ये होता है इवैल्यूएशन। आगे देखेंगे हम आकलन यानी कि असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या है? ये मूल्यांकन के ही समान होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मूल्यांकन जो है वो व्यापक है और आकलन जो है वो सीमित अर्थों में काम करता है। और अधिगम का मूल्यांकन यानी जो बच्चे ने सीखा है उसका बेसिकली यहाँ पर इवैल्यूएशन किया जाता है। शिक्षक और बालक दोनों के लिए ही ये ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक जिसमें बच्चे को कठिनाई हो उसे आकलन से हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन के अंदर तो बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है, सारी ही चीज़ें इंक्लूड जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई छोटा मोटा टॉपिक है या एक पर्टिकुलर चैप्टर है जो बच्चे को समझ में नहीं आया, या फिर हमने पढ़ाया कोई पर्टिकुलर टॉपिक और फिर हम उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो ये आकलन के अंदर आएगा। इसमें तथ्यों को समझने में ये सहायक होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो इस माध्यम से क्लियर हो जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा। तो परीक्षा क्या होता है? ये आकलन का एक उपकरण है, यानी ये टेक्निक है जिसकी मदद से हम आकलन कर सकते हैं। ये उपलब्धि का मापन है, इससे हम मापन कर सकते हैं उपलब्धि की, बच्चे ने कितना उपलब्धि की, कितना सीखा। समस्याओं का पता चल जाता है, क्योंकि एग्जाम के बाद पता चलता है कि बच्चा किन किन क्षेत्रों में वीक है। फिर ये दैनिक हो सकता है, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक, ये हर टाइप का एग्जामिनेशन है जो वो हो सकता है। साथ ही साथ ये वस्तुनिष्ठता होती है इसमें एग्जाम में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मूल्यांकन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। हम सभी जानते हैं, बहुत पहले से भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि जो मूल्यांकन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव इवैल्यूएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम FA और ऐसे भी बोल देते हैं कि FA1, FA2 इस तरीके से जो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की यानी रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि विविध गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।
मतलब साल भर यानी वर्ष के दौरान जितनी भी गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ होती हैं उसके माध्यम से इवैल्यूएशन होता है। इसमें पाठ प्रगति हेतु मूल्यांकन होता है कि मतलब पाठ प्रगति, ऐसा नहीं है कि इससे एकदम फाइनल रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा, ये इसलिए होता है कि प्रगति हो सके, बच्चा प्रोग्रेस कर सके। फिर आता है छात्र कठिनाइयों को सत्र के दौरान समझ सके, मतलब सत्र जो चल रहा है या जो क्लास चल रही है उसके अंतर्गत ही बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट की जा सके। फिर उचित सहायता प्रदान हो अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो उसके साथ साथ शिक्षण प्रक्रिया की दशा को भी समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस तरीके से क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से बच्चा गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके अलावा जो होता है हमारा संकलित मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशन, जिसे ऐसे बोलते हैं हम। ये क्या होता है, किसी यूनिट के पूरे हो जाने पर या फिर कोई यूनिट पूरा हो गया, जैसे अभी आपका डीएलएड में यूनिट वाइज होता है, तो मान लो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो टेस्ट हुआ वो आपका होगा ऐसे यानी समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या होता है कि कोर्स किस हद तक सीखा गया ये देखा जाता है कि जो भी चीज़ सिखाई रही है वो किस हद तक सीखी रही है। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है वार्षिक परीक्षाएं, जैसा कि स्कूल टाइम में होता है बच्चों के साथ, और मानकीकृत परीक्षाएं भी होती हैं, और व्यापक उद्देश्य होता है इसका, क्योंकि इसी के बेस पर नंबर्स मिलेंगे। फिर अगली क्लास में बच्चा प्रमोट होगा, उसको पोजीशन मिलेगी फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह वगैरह। फिर जो क्या रिवार्ड वगैरह मिलते हैं बच्चों को, मेडल मिलते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है CCE की आवश्यकता और सार्थकता। तो CCE क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पहले भी पढ़ चुके, आप हिंदी में कहते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। फिर भी मैं एक बार इन दोनों की डेफिनेशन बता देती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि इसकी महत्वता या आवश्यकता या सार्थकता क्या है। तो सतत का मतलब होता है निरंतर या फिर लगातार चलने वाला जो मूल्यांकन होता है, कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है साल भर। और व्यापक होता है विद्यार्थी के प्रत्येक क्षेत्र यानी प्रत्येक क्षेत्र से, चाहे वो खेल हो, परीक्षा हो, गतिविधि हो, मतलब पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन करना। एक तो लगातार करना और हर तरीके से करना, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। अब इसकी आवश्यकता या सार्थकता क्या है भाई, क्यों ज़रूरी है कि ये दोनों तरीके से इवैल्यूएट किया जाए बच्चे को। तो इसके सीधे से पॉइंट बन जाएंगे। पहला, सर्वांगीण विकास हो सके, सकारात्मक अभिवृत्ति हो, पाठ्य संबंधी व सहगामी दोनों ही क्षेत्रों की जांच हो सके, बालकों का कौशल विकास और सुधार हो सके, शिक्षण में सहायक होता है, ये नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे व्यावसायिक विकास होता है और ये व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख के आएंगे। अगला हमारा टॉपिक है एग्जामिनेशन यानी परीक्षा कह लो या टेस्ट कह लो आप इसको। इसकी अवधारणा क्या होती है और विशेषताएं। परीक्षण यानी कि टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट की बात हो रही है। तो क्या होता है कि छोटी ही कक्षाओं से बच्चों द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकेंड क्लास से प्राइमरी लेवल पे ही हम बच्चों के छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं ताकि वो प्रिपेयर हो सके बड़े एग्जाम्स देने के लिए। इससे क्या होता है, उपलब्धि आकलन हेतु ये प्रयोग किया जाता है। इससे ज्ञान, कौशल, योग्यता का मापन किया जाता है। ये नित्य, साप्ताहिक, मासिक या फिर टर्मिनल भी टेस्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ टॉपिक्स का संकलन होता है, ना कि पूरे यूनिट का या फिर पूरे कोर्स का। तो ये होता है हमारा टेस्ट। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होते हैं। अगर पेपर में आता है एक अच्छे परीक्षण के या परीक्षा एक गुण क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, तो यही पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिख के आने हैं। पहला, वैधता यानी वैलिड होना चाहिए वो टेस्ट, वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि जो चीज़ आगे काम नहीं आने वाली हम उसका टेस्ट लिए जा रहे हैं। फिर विश्वसनीयता, उसमें रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी वाले क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हर बच्चा जो है उसको अटेम्प्ट कर सके। पाठ्यक्रम और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व यानी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। संतुलित प्रश्न पत्र होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा क्वेश्चन हो उसमें और इतना भी नहीं कि बहुत ही कम क्वेश्चन हो। उपयुक्त समय यानी बहुत लंबा ना हो और ना ही ज़्यादा छोटा हो। कठिनता का विभेदकता यानी कि जो क्वेश्चन हो वो इजी भी हो और मुश्किल भी हो, मिक्सअप हो। फिर व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकलिटी भी उसमें होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पर अपने व्यवहार के हिसाब से भी आंसर पुटअप कर सके। फिर आता है परीक्षा के प्रकार। तो इसमें कई टाइप के आएंगे आपके, जिसमें पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट। इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत गुणों और लक्षणों का परीक्षण इसमें किया जाता है।
इससे बुद्धि परीक्षण, IQ टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, इसमें सामान्य समस्या समाधान, यानी जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कॉमन सेंस से जो सॉल्व हो जाए, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। ये जीवन में आवश्यक होता है और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी आती है जब बच्चे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंदर से गुजरते हैं या ऐसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। तो फिर दूसरा टाइप होता है उपलब्धि परीक्षण यानी अचीवमेंट टेस्ट। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है, निर्धारित समय में जो पढ़ाया गया, मान लीजिए 2 महीने के अंदर कुछ पढ़ाया गया, कोई यूनिट पढ़ाई रही है, तो उस विषय में उपलब्धि जांचना कि कितना बच्चे ने सीखा है। छात्रों की बौद्धिक क्षमता के कुछ पक्षों का इसमें मापन किया जाता है। इसलिए मौखिक भी हो सकती है, ओरल और रिटन, कैसे भी आप ये ले सकते हो। फिर आता है निदानात्मक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि छात्र एक कमजोर पक्षों को उजागर करके और उसमें सहायता की जाती है। फिर यूनिट टेस्ट क्या होता है, यूनिट टेस्ट ये होते हैं कि विषय के पाठ्यक्रम का स्पष्ट रूप से अभिज्ञात और समग्र अंश, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी एक टॉपिक है या यूनिट है, उसमें आपने कुछ एक टॉपिक जो है पूरा क्लियरली पढ़ा दिया है, तो फिर उसका टेस्ट आप ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भाषा पढ़ा रहे हैं आप, तो आप पार्ट ऑफ स्पीच और उसमें टेस्ट ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना, तो उसका टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो वो यूनिट टेस्ट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है परीक्षा परिणामों का उपयोग, मतलब आपने टेस्ट ले लिया, अब जो उसके रिजल्ट आए हैं आप उसका क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ में आएगा वो। पहला, जीविका के साधनों का चयन करने में। टेस्ट से पता चलेगा कि बच्चे को आगे अपनी लाइफ में किस टाइप की जीविकोपार्जन के लिए तरीके अपनाने हैं या किस वे में जाना है। फिर विषय का चुनाव, ये जो टेस्ट होते हैं इससे ये भी हेल्प मिलती है कि बच्चे को कौन से विषय चुनने हैं आगे। टेस्ट से पता चल जाएगा कि वो कौन से विषय में अच्छा है, माहिर है। फिर अधिगम के दृढ़ क्षेत्रों का पहचान कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं या विषय हैं जिस पर बच्चे की कमांड है। उसके बाद बौद्धिक क्षमता का मापन हो ही जाता है और अभिभावकों को सूचना दी जा सकती है कि आप इस विषय में घर पर ध्यान दीजिए या एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। फिर छात्रों को शॉर्टलिस्ट करना कि ये बच्चे इस विषय में अच्छे हैं, ये बच्चे इस विषय में आगे जा सकते हैं। फिर गुण और कमजोरी भी पहचान सकते हैं, सीधी सी बात है। कमजोरी अगर हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो मैथ में वीक है, तो फिर क्यों है हम इसका पता लगाएंगे। पाठ्यक्रम में सुधार किया जा सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा विषय है या टॉपिक है जिसमें हर बच्चा ही बेकार कर रहा है परफॉर्मेंस, तो हम क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में कुछ सुधार करेंगे। आगामी परीक्षा के लिए तैयारी, अगर पिछला टेस्ट देख के मान लो हमने पिछला टेस्ट जो तैयार किया था उसमें हमने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन डाल दिए थे, तो आगे का टेस्ट बनाते समय हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये सारे टेस्ट से हम यूजेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रश्न पत्र की तैयारी, यानी जो क्वेश्चन पेपर आप तैयार करेंगे वो कैसा होना चाहिए, उसके गुण या फिर आवश्यक तत्व उसमें कौन कौन से होने चाहिए। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी पूछे आपको यही पॉइंट्स लेने हैं। पहला तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, वो मैं आगे बताऊंगी ब्लूप्रिंट क्या होता है। फिर प्रश्नों के विभिन्न डोमेन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि कौन से विषय से कौन से क्वेश्चन आने चाहिए। फिर उपयुक्त पदक्रम, यानी कम अंक से उच्चतर, मतलब पहले 1 नंबर वाले या 2 नंबर वाले, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से होना चाहिए। यदि कोई नोट हो तो अंत में लिखिए, यदि कोई नोट होता है मान लो कोई नोट लिखना है आपको तो एंड में ज़रूर लिख दें। फिर अंक योजना यानी मार्किंग स्कीम अच्छे से यहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, तो 2+3 है या 1+4 है, इस तरीके से वहाँ पर पूरा स्पष्ट होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है ब्लूप्रिंट आई है, जो कि हमें क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले तैयार करना चाहिए। ब्लूप्रिंट क्या होता है, बनाते समय ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं वो देख लीजिए। ब्लूप्रिंट बनाने से पहले क्या ध्यान रखना है कि कोर्स की विषय वस्तु व महत्व की परीक्षा करना, कि जो कोर्स कराया जा रहा है उसमें जो सिलेबस है या विषय वस्तु है वो उस परीक्षा में है या नहीं है इंक्लूडेड। फिर विभिन्न डोमेन के लिए उसको निर्धारण करना कि हर विषय से अगर कोई इम्पॉर्टेंट विषय है तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए और कितने नंबर का आना चाहिए। विभिन्न यूनिट टेस्ट से विभिन्न प्रश्नों के विषय में निर्णय, कौन से यूनिट से कौन से क्वेश्चन आने चाहिए। चयन और विकल्प, यानी चुनने, कई बार ऑप्शंस होते हैं ना कि कौन सा क्वेश्चन उठाना है, तो वो होना चाहिए, उसका विकल्प होना चाहिए। और कॉलम का वर्गीकरण, यानी ब्लूप्रिंट में कॉलम वाइज सारी चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए। बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होता है कि
आपने जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया है उसमें जो मार्किंग स्कीम है वो कहाँ से, कौन से विषय से कितनी ली गई है, बेसिकली यही होता है। तो कॉलम वाइज आप ब्लूप्रिंट अगर एग्जाम्पल के लिए बनाना हो तो मैंने यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले होना चाहिए सीरियल नंबर, फिर ज्ञान, बोध, प्रयोग। मतलब इन तीनों में से जो क्वेश्चन आपने लिए हैं वो कौन से विषय से संबंधित हैं और प्रत्येक का योग यानी टोटल कितने क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के हैं, वो आप ऐसे ब्लूप्रिंट में लिखते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। फिर आपका ये कॉलम भरता जाएगा और एंड में जितने नंबर का आपने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है ब्लूप्रिंट भी टोटल उतने ही नंबर का नीचे तैयार हो जाएगा। आगे देखिए रिकॉर्ड का रख रखाव यानी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहला है छात्र रूपरेखा या फिर आप कह सकते हो प्रोफाइल कहते हैं जिसको। ये क्या होता है, छात्र और अभिभावकों द्वारा इसमें दी गई सूचनाएं होती हैं जिससे छात्र का पूरा ही चित्र खींचा जा सकता है कि बच्चे के बारे में सारी जानकारी मिल सकती है। फिर आता है आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यानी संचय रिकॉर्ड। ये विद्यालय की विषयों और प्राप्त अंकों, ग्रेड, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी की स्थिति बताता है। अगर हम किसी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को पढ़ते हैं किसी बच्चे के तो हम पढ़ सकते हैं कि कौन से विषय में वो अच्छा है, उसने कितने नंबर कब प्राप्त किए, ग्रेड कितने मिले और बाकी की एक्टिविटीज़ में वो कितना एक्टिव है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल सकती हैं। फिर होता है उपाख्यान संकल्पना यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये किसी विशिष्ट घटना के बारे में जिक्र होता है, इसके अंदर विवरण होता है। इसमें कौशल, कमजोरी, निरीक्षण द्वारा लिखा जाता है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इससे भी बच्चे के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। फिर आता है अध्यापक डायरी, टीचर्स डायरी, जो कि आपने भी अपने ट्रेनिंग के दौरान बनाई होगी। उसमें क्या लिखते हो आप, परीक्षा के परिणाम, अगर आपने कोई टेस्ट कराए हैं तो उसके नंबर लिखे जाते हैं। शिक्षण विधि, आपने पढ़ाते समय कौन सी टेक्निक यूज़ की, और छात्र का रिकॉर्ड आदि। तो बहुत सारी चीज़ें आपने टीचर डायरी बनाई ही हैं। मैंने इस चैनल पे भी अपलोड कर रखी है टीचर डायरी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें टीचर्स डायरी के अंदर होती हैं। फिर आता है महत्वपूर्ण घटक कि ये जो हमने चारों जो पढ़े हैं हमने टाइप ऑफ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, तो इसके महत्वपूर्ण घटक क्या हैं, क्यों हैं ये, क्यों हम तैयार करते हैं इन चीज़ों को। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ये इसलिए होता है कि शैक्षिक उपलब्धि यहाँ पर पता चल सके। फिर अधिगम शैली का गुण और दोष भी पता चले कि जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, लेसन डिलीवर हो रहे हैं, वो किस हद तक काम कर रहा है। फिर रुचि या इंटरेस्ट पता चल जाता है हमें इन रिकॉर्ड से, हर बच्चे के बारे में। विशिष्ट योग्यताएं कि कौन से बच्चे में कौन सी योग्यता है, और विज़न तथा लक्ष्य इससे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये यूनिट 4 था आपका करिकुलम का। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और इसके बाद जल्दी ही यूनिट 5 भी जो है वो अपलोड हो जाएगी यहाँ पर, और जल्दी ही सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश मैं करूँगी।